सर आपके नज़रिए से एक सक्सेसफुल एथलीट बनने की सबसे मेजर क्वालिटी क्या है? देखिए, क्वालिटी तो सिर्फ एक ही है, आपका नज़रिया। जो भी खिलाड़ी है उसका नज़रिया क्या कहता है, वो कितना पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर, वो क्या समझना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। अभी समस्या क्या आ गई है ना, बच्चे ना सीखने से ज़्यादा सवाल करना पसंद करते हैं। तो सर जिस तरह इंडिया में बॉडी बिल्डिंग ग्रो कर रही है, आप इसमें क्या फीचर देखते हैं आने वाली जनरेशन के लिए? जी, जैसा कि आप हमारे हिंदुस्तान में जानते हो कि बड़ा अच्छा कल्चर है, बड़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं, हम योगा से भी जुड़े हैं और फिटनेस वर्ल्ड ना हर चीज़ से जुड़ जाए। आप कुछ भी गेम करेंगे, फिटनेस आपको पहले चाहिए। फिटनेस होगी तो होएगी, तो वहीं से बॉडी बिल्डिंग का जन्म है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक स्टाइल है, मतलब एक साइड काम है उनके लिए कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, मैं स्मार्ट दिखाऊँ। बट जो एक्चुअल बॉडी बिल्डर्स होते हैं स्पोर्ट वाले, तो उसमें डिफरेंस क्या चीज़ है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है, सोच का। चाहे वो खिलाड़ी जो खेलना चाहता है ना, वो उस लेवल तक प्रोफेशनल जो खिलाड़ी होगा ना, वो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं करता, वो करता है प्रिपेयरिंग के लिए। उसका शेड्यूल, उसका खाना पीना एक अलग सिस्टम से चलता है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें चाहिए मेहनत, लगन और सब्र। हाय, वेलकम एवरीवन टू पब्लिक अलर्ट 24x7। और आज का एपिसोड बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार सेन जी, जो कि इंडियन रेलवे बोर्ड में बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, जिन्होंने अपनी कोचिंग से बॉडी बिल्डिंग को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर एक नया मुकाम हासिल करवाया है। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कि कैसे यूथ बॉडी बिल्डर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, एक हेल्दी डाइट अपनाकर चैंपियन बन सकते हैं। एंड आई होप आप सब ये एपिसोड एंजॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्ते सर, एंड आई वेलकम यू टू पब्लिक अलर्ट 24/7। कैसा लग रहा है सर आपको आके आज? थैंक यू आप सभी को मेरा नमस्ते और बहुत बड़ा प्यार। पब्लिक अलर्ट 24/7 के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक छोटा सवाल है, आपकी जर्नी अभी तक की कैसे रही है और आपका फिटनेस और स्पोर्ट्स को लेके इंटरेस्ट कब जागा? जर्नी तो देखिए बचपन से शुरू हो गई थी। जब मैं नर्सरी क्लास में था, तो फर्स्ट टाइम मैं स्कूल की तरफ से रनिंग के लिए गया था। तो जर्नी तो स्पोर्ट्स की मेरी वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद धीरे-धीरे स्कूल में जिम्नास्ट किया। फिर मैं 7th क्लास तक थोड़ा फ़ोकस हो गया पढ़ाई की तरफ। 7th के बाद फिर 8th, 9th, 10th में फिर मैंने हॉकी की, लेकिन वहाँ मेरा जमा नहीं। फिर उसके बाद मैंने ताइक्वांडो की, कराटे करता रहा। लेकिन उसमें बिकॉज़ ऑफ दैट, क्योंकि गवर्नमेंट की एफ़िलिएशन नहीं मिलती थी फेडरेशंस को, तो वहाँ से भी मेरा फ़ोकस थोड़ा-सा जिम की तरफ ज़्यादा गया, क्योंकि कोई भी गेम हमें करनी हो ना, उसके लिए फ़िटनेस बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, तो फ़िटनेस के लिए आपको जाना पड़ेगा जिम, लोहा तो उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी बॉडी बिल्डिंग की। तो वही 10th क्लास से मेरा स्टार्ट जर्नी पीरियड है, जिसमें मैं कहूँगा जिमिंग लाइन की तरफ मैं गया। तो सर आपने 10th क्लास से ही जिमिंग स्टार्ट कर दी थी? जी, जिम होते नहीं थे एक्चुअली हमारे टाइम में ना, जिम बहुत दूर थे। किंग्सवे कैंप मेरे घर से करीब-करीब 20-22 किलोमीटर दूर था, तो पहला जिम वहीं था। और दूसरा जिम हमारा जो खुला था, वो खुला था नरेला में, मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर। तो मैंने जो पहली जिमिंग स्टार्ट की वहाँ से, लेकिन जिम के इक्विपमेंट जो देसी जुगाड़ होता है जिसको बोलते हैं ना, रोड और प्लेटें, जी। वो मेरे घर के पास में ना हमारे जो बड़े भैया थे वो करते थे, तो उनको देख के वहाँ से शुरू की थी। ओके, नाइस। तो सर ये जब आपके माइंड में आया कि आपको जिमिंग करनी है, तो लाइक आपका कुछ तो प्लान होगा फ्यूचर के लिए आपको, लाइक ये तो आपका साइड होगा, राइट? तो फ्यूचर प्लान क्या थे आपके? कोई जॉब एंड ऑल क्या था? देखिए, फ्यूचर प्लान का तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे रूरल एरिया में ना फ्यूचर प्लान की नहीं सोचता कोई। माँ-बाप की एक ही टेंडेंसी रहती है, भैया जॉब पानी है। जॉब के लिए आप पढ़ो बस, दूसरी चीज़ हमें समझ नहीं आती। लेकिन क्या होता है, गेम ना या खिलाड़ी आपके दिल से निकलता है। आप जब गेम करते हो या जब गेम करने लग जाते हो, तो जिम क्या हुआ ना, जिम की स्टार्टिंग जब हमने की, तो उस दौरान ना मतलब ये फिटनेस आइकॉन का एक ट्रेंड सा आ गया था। 96, 97 में हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। सलमान खान की कुछ पिक्चरें आई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उनको देख के भी लोग ट्रेंड कर रहे थे, तो वो ट्रेंड बढ़ गया था। और हम जब देख एक एक चीज़ होती है, जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो यार बाजू वाले के से बड़ा मेरा डोला होना चाहिए। ये एक टेंडेंसी बन जाती है बच्चों की, मुझे कोई देखे, ये अट्रैक्शन होता है दूसरे को, तो वो चीज़ भी आपको अट्रैक्ट करती है। तो उस टाइम मेरे लिए जॉब का, बॉडी बिल्डिंग से कोई नाता नहीं था, सिर्फ अपने आप को फिट रखना और अपने आप को जाना। तो धीरे-धीरे जब मैं इस गेम में जाने लगा, तब चीज़ें अलग हो गई, बदल गई। कैसे अलग हुए आपके?
अलग इस तरह से हो गई कि लोगों को समझ आने, मुझे भी समझ आने लगा कि इस साइड से गेम में जाना है, इस साइड से जॉब में जानी है। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ सिचुएशन फैमिली की ऐसी थी कि मेरे लिए जॉब पहले ज़रूरी थी, कंपल्सरी थी, फादर नहीं थे मेरे, तो मुझे उस तरफ जाना था। तो मुझे गेम से क्विट करना पड़ा और मैं जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी की और बाय गॉड ग्रेस मैं रेलवे में जॉइन किया। मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती नहीं हुआ था। ओके। मैं इस गेम से भर्ती नहीं हुआ, मैं एग्ज़ाम से गया अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन वो जो अंदर का कीड़ा था वो गेम के लिए ज़िंदा था। तो जब मैंने 2000-2001 में रेलवे बोर्ड जॉइन किया, उसके बाद मैंने सबसे पहले पता किया कि रेलवे बोर्ड में बॉडी बिल्डिंग टीम है या नहीं है। तो मुझे पता लगा टीम नहीं है, तो उसके लिए मैंने प्रयास किए, सिविल सर्विस बोर्ड गया कि कैसे हम टीम खड़ी कर सकते हैं, और मुझे ऐसे अच्छे ऑफिसर्स मिले जिन्होंने मुझे हेल्प करी और मैंने 2004-3 में टीम खड़ी करी रेलवे बोर्ड में पहली बार। पहली बार। जी, पहली बार रेलवे बोर्ड में बॉडी बिल्डिंग टीम आई। रेलवे में तो थी, लेकिन रेलवे बोर्ड में नहीं थी। तो वहाँ से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई दोबारा से। तो रेलवे बोर्ड में उसमें डिफरेंस क्या है जैसे आप बता रहे हो? जी, रेलवे और रेलवे बोर्ड में डिफरेंस ये है, देखिए रेलवे रेलवे बोर्ड के अंडर आती है, ओके। लेकिन रेलवे बोर्ड रिप्रेजेंट करता है पीएमओ को, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये आ गई रेलवे बोर्ड के अंडर। तो दोनों का डिफरेंस ये हुआ, वी आर द हेड ऑफिस, ओके। हम रेलवे को रन करते हैं। जी। तो सर रेलवे बोर्ड एंड रेलवे स्पोर्ट्स के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए रेलवे बोर्ड और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड दोनों अलग अलग बॉडी है। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पूरी रेलवे के खेलों को देखता है, जितनी भी हमारी गेम है उन सभी को कंडक्ट करना, उन सबको मैनेज करना, उन एथलीट्स को क्या फैसिलिटी मिल रही है वो सब करना रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन का काम है। और रेलवे बोर्ड आल्सो रिप्रेजेंट रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड और आल्सो रिप्रेजेंट सिविल सर्विस कल्चर स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग बोर्ड है जो गेम कंडक्ट कराता है। और हम लोगों के पास एक प्लस पॉइंट था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी खेल सकते थे और रेलवे में, क्योंकि रेलवे हमारे अंडर आती है, तो हम रेलवे में भी खेल सकते थे। तो दोनों के साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा, क्योंकि दोनों एक ही है। वाह सर! ठीक है। तो जैसे कि अब जो हमारी यंग जनरेशन है, वो प्रिपेयर कर रही है खुद को एज़ अ बॉडी बिल्डर। अब वो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको रेलवेज़ में जाना है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है? जैसा कि आपने पूछा ना, ये सवाल मैं अपने सोशल हैंडल पे ना महीने में 10 से 15 बच्चे ज़रूर आते हैं जो ये सवाल पूछते हैं, और ये यंग जनरेशन का सवाल ना बहुत सही सवाल है। हमारे पास क्या है कि अभी गवर्नमेंट से ना कोई भी फेडरेशन की अप्रूवल नहीं है। ये मुझे लगता है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं, हर एक गेम की समस्या है। मैं मतलब अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज़ अगर जा सकती हो, तो मैं मोदी जी तक, उनकी टीम तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि कम से कम हर एक गेम में एक फेडरेशन जो गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करे, होनी चाहिए, ताकि उन खिलाड़ियों का भला हो सके। जैसा कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो उस सवाल का सबसे पहला जवाब यही है कि जो फेडरेशन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, बच्चे को वहाँ खेलना चाहिए। अगर वो वहाँ से खेलता है, तो उस सर्टिफ़िकेट से रेलवे क्या, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें जॉब मिल सकती है उसको। और उस जॉब के लिए वो सर्टिफ़िकेट क्राइटेरिया ही मेन होता है आपके लिए, नेशनल में सर्टिफ़िकेट लेना, स्टेट में सर्टिफ़िकेट लेना, इंटरनेशनल में सर्टिफ़िकेट लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल में जो फेडरेशन है, वो फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वो फेडरेशन है, उसको फ़ॉलो करती हैं जितनी भी फेडरेशन, चाहे ओलंपिया गेम होती हो, चाहे नॉन ओलंपिया जितनी भी गेम होती है, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो उन्हीं के थ्रू होती है। अब वो वाडा से सिग्नेटरी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो एक गवर्नमेंट की संस्था है, जो इन खिलाड़ियों पे नज़र रखती है कि कौन डोप में आ रहा है, कोई खिलाड़ी एनहांस तो नहीं कर रहा अपने आप को, तो वो उस बॉडी को नज़र रखती है। इसी तरह हिंदुस्तान में नाडा है, नाडा भी रखती है। तो जो बॉडी इनसे अप्रूव्ड है, उन्हीं बॉडी में बच्चा खेले। और दूसरा, जैसे जिन फेडरेशनों की अभी मान्यता नहीं है, तो उसके लिए भी बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर अब हम कहाँ से खेलें? फेडरेशन तो हिंदुस्तान में बॉडी बिल्डिंग की अभी है नहीं। तो उसके लिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अगर वो खेलता है, तो उस सर्टिफिकेट की पूरी वेटेज है, पूरी ही वेटेज है। और इंटरनेशनल फेडरेशन जो मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप गूगल भी करेंगे ना हुँ। कि भाई जो ओलंपिया कराती है, वर्ल्ड एशिया कराती है, ऐसे तो बहुत सारी हैं जो करा रही है अपना, लेकिन जो वाडा से अप्रूव्ड है, उसमें बच्चा खेलता है, तो सर्टिफिकेट की पूरी वैल्यू है। उसके मार्क्स के आधार पर, उसकी करंट परफॉर्मेंस के आधार पर नौकरी ले सकता है। ओके। तो सर जिस तरह इंडिया में बॉडी बिल्डिंग ग्रो कर रही है, आप इसमें क्या फ्यूचर देखते हैं आने वाली जनरेशन के लिए? देखिए, मुझे तो जो दिख रहा है ना, वो दिख रहा है सिर्फ फिटनेस। डज़न्ट मैटर बॉडी बिल्डिंग और ये सब चीज़ें नहीं दिखती, मुझे दिखता है फिटनेस। मुझे लगता है कि आज के टाइम में ना हर एक इंसान को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। जी। जैसा कि आप हमारे हिंदुस्तान में जानते हो कि बड़ा अच्छा कल्चर है,
बड़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं, हम योगा से भी जुड़े हैं और फिटनेस वर्ल्ड ना हर चीज़ से जुड़ जाए। आप कुछ भी गेम करेंगे, फिटनेस आपको पहले चाहिए। फिटनेस होगी तो होएगी, तो वहीं से बॉडी बिल्डिंग का जन्म है। तो बॉडी बिल्डिंग को मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अगर अच्छी तैयारी करते हैं और फ़ोकस्ड होते हैं, गलत कोचेज़ के बाद नहीं जाते हैं, तो उनके लिए फ्यूचर है। आप जॉब पाने का एक अच्छा क्राइटेरिया, क्योंकि पहले क्या होता है कि ये जॉब क्राइटेरिया सिर्फ़ रेलवे तक सीमित नहीं रहा। हुँ। ऑल इंडिया पुलिस, जितनी भी पुलिस है उन सब में टीम है। पुलिस डिपार्टमेंट में टीम है, क्योंकि उन्हें भी तो फिट बिल्कुल। चाहिए बंदे, तो वहाँ पर भी ये टीम है। आपके रेलवे में टीम है, आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर मतलब आप जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखेंगे सब में टीम है, सभी मिनिस्ट्री से लेकर। तो अगर बच्चा अच्छी तैयारी करता है, बॉडी बिल्डिंग खेलता है, तो उसके लिए जॉब का एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सर एक क्वेश्चन थोड़ा फ़नी होगा ये। जैसे आपने बोला कि जो पुलिस वाले फिट रहते हैं, मैंने अपनी लाइफ़ में मोस्टली ना मोटे-मोटे देखे हैं। वो क्यों, मतलब उन्हें कौन देता है ऐसे? नहीं, देखिए वो स्टेट पुलिस देखी है आपने? मुझे नहीं लगता अगर आप कभी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हुँ, में जाएँगे तो वहाँ आपको नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल। मैं देखिए 2-4 केस हर जगह होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनका रूल होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का कि आपकी नेक्स्ट प्रमोशन जब होगी, जब आप फिटनेस कोर्स पास करेंगे। हुँ, और फिटनेस कोर्स पास करने के लिए उन्हें अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। उनका वेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टेट पुलिस में ये बर्डन खत्म हो जाता है। जब आप एक बार पुलिस में लग जाते हो, देखिए हम लोग को बड़ा आसान दिखता है कि पुलिस की नौकरी, लेकिन अगर आप कभी पुलिस को नज़दीक से देखेंगे, आपको अगर मैं बोल दूँ 24 घंटे आप ड्यूटी हुँ, कीजिए, तो 24 घंटे बाद जब आप सोते हैं, तो आपका जो सिस्टम है ना, बहुत छोटा-सा साइंस का सिस्टम है कि मुझे कितने घंटे सोना चाहिए, कितने घंटे जागना हुँ, चाहिए, वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। जब वो गड़बड़ाता है, तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस से ही आपकी बॉडी मोटा, पतला या मतलब मेंटली स्ट्रेस वो लेना शुरू कर देती है। और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा, उन सबके ऊपर स्ट्रेस के साथ-साथ ये जो ड्यूटी का बर्डन है ना, ये बहुत खतरनाक है। जो आपने देखे हैं वो लोग देखे हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद फिर 24 घंटे खड़े रहते हैं, हुँ, तो उनकी समस्या होती है खाना पूरी तरह से हज़म नहीं हो पाता, जी, टाइमिंग्स नहीं है। तो ये तो आप अगर घर में नॉर्मल इंसान को देखेंगे, तो उसका भी पेट बाहर रहेगा क्योंकि टाइमिंग नहीं है। हुँ। तो ये टाइमिंग होना भी बहुत ज़रूरी है और उसी से सब ठीक होगा। ठीक है। तो सर जैसे एक नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग होती है हुँ, और एक होता है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, लाइक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट। हुँ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ़ एक स्टाइल है, मतलब एक साइड काम है उनके लिए कि हाँ, मैं जिम जा रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ। बट जो एक्चुअल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, स्पोर्ट वाले, तो उसमें डिफरेंस क्या चीज़ है? दोनों क्या डिफरेंट करते हैं सर अपनी लाइफ़ में? देखिए, दोनों में डिफ़रेंस सिर्फ़ एक ही होता है, सोच का। चाहे वो खिलाड़ी जो खेलना चाहता है ना, वो उस लेवल तक प्रोफ़ेशनल जो खिलाड़ी होगा ना, वो फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज़ नहीं करता, वो करता है प्रिपेयरिंग के लिए। उसका शेड्यूल, उसका खाना-पीना एक अलग सिस्टम से चलता है, कि मुझे कितने ग्राम प्रोटीन लेना है, मुझे कितने ग्राम खाना है, उसके हिसाब से वो तैयारी करता है। उसका वर्कआउट 1 आध घंटे नहीं होता, 6 जी, घंटे मिनिमम रहता है। अगर आप मेरे 6 जो घंटे मिनिमम, जी, जो लाइक कंटीन्यूअसली? कंटिन्यूअसली नहीं होता, गैप में होता है। हुँ, हुँ। जैसे मतलब एक पार्ट मुझे करना है, तो मुझे किस एक्सट्रीम तक वो लेके जाना है, तो 3 घंटे सुबह करेगा, 4 घंटे सुबह करेगा, एक पार्ट को लेकर, उसकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। फिर उसके बाद कार्डियो सेशन करेगा, क्योंकि वो दोनों को मेंटेन रखना है, मसल को ग्रोथ भी करना है उसको और अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखना है। लेकिन सेम जिसने नॉर्मल की आपने बात करी, वो लोग आते हैं, उनका क्या है कि मेरा अपर अच्छा दिखना चाहिए, एब्स से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग शौकिया आते हैं एब्स के लिए। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मोस्टली बच्चे हमारे से पता है क्या कहते हैं, सर मेरी शादी होने वाली है, मेरा पेट कर करा दो। या मुझे थोड़ा-सा डोले कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे डोले बनवा दो। तो वो लोग फ़िटनेस तो चाहते हैं, हुँ, लेकिन वो सिर्फ़ इतनी ही चाहते हैं कि बस मेरा काम चल जाए। बिल्कुल। मैं टाइट टी-शर्ट पहन के घूमूँ तो मुझे दिखाई दे, या मैं मेरी शादी होने वाली है तो मुझे ये ना कहे कि भाई दामाद की फ़िज़ीक ऐसी है, दामाद अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों का सोच का फ़र्क है और कुछ नहीं। शुरुआत वहीं से होती है जिम से दोनों की, लेकिन रास्ते अलग हो जाते हैं। सर आपने कभी प्रोटीन लिया है, लाइक हाँ, पाउडर एंड ऑल? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो लोग वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, हुँ, बट उनको स्टिल स्टिल बॉडी बनानी है, हुँ। तो वो लोग क्या खा सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में ना हवा साफ़ है, ना पानी साफ़ है, ना खाना इतना प्योर मिलता है हम लोगों को कि हम लोग वो बॉडी में लेके आएँ, वो प्रोटीन जो कंटेंट चाहिए हमें, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कैसे पूरा कर सकते हैं हम लोग? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मेरे से पूछा। मैं कई कंट्रियों में गया हूँ, मैंने ये चीज़ ना बड़ी नोटिस करी है। हमारे यहाँ ना एक्सक्यूज़ बड़े अच्छे देते हैं लोग। ज जैसा आपने बोला ना कि हवा साफ़ नहीं है, पानी, आपने कभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में सुना है? जी। अगर आपने उनको थोड़ा नज़दीक से देखेंगे ना, वहाँ इतना खनन माफ़िया काम करता है और वहाँ के खिलाड़ी बॉडी बिल्डर, अब इंडिया में ना मैं कहता हूँ कि हम लोग 10% उसका जीवन नहीं जीते, वो लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। उनके पास ये नहीं है, उनको ये
सिंपल फंडा समझना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सॉरी, कि भाई लाइव फूड और डेड फूड दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइव फूड वो जो डायरेक्ट रिसोर्सेज से आपको मिल रहा है, उससे अच्छा प्रोटीन किसी में भी नहीं है। बट सर आजकल तो इंजेक्शन लग रहे हैं हर चीज़ में। देखिए, इंजेक्शन इज़ ए डिफरेंट थिंग, फूड इज़ ए डिफरेंट थिंग, दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग-अलग काम करती हैं। अब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में 2 तरह के बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, एक जो पूरा साल पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, दूसरे वो जो कुंजी लाते हैं, किताब लाते हैं, छोटी ट्यूशन पढ़ते हैं। सेम स्टेरॉइड्स काम करता है। स्टेरॉइड्स आपको एक दिन में पहलवान नहीं बना सकता, एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बना सकता। स्टेरॉइड्स क्या करता है, आपके खाने को सही जगह लगाना, आपके खाने की मात्रा को सही जगह पचाने का काम करता है, लेकिन उससे बड़ा आ जाता है आपके लीवर किडनी पे। यही अब जो मैं बताया आपको लाइव फूड की जिनकी बात कर रहा हूँ, अब आप देखो एक सकारात्मक खाना खाने वाला और एक नकारात्मक खाने खाने वाला में दोनों में फ़र्क आ जाता है। लीवर किडनी की कितनी प्रॉब्लम आ जाती है आजकल के बच्चों में, छोटे-छोटे में शुरू हो गई, कि उनका फूड ही ऐसा हो गया है। लेकिन वही फूड अगर आप अच्छे की तरफ डाइवर्ट करो, वो रिपेयर कर देता है। अब आप बीमार होते हैं, छोटी-सी बात देखिए, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, खिचड़ी बना दो, धनिया बना दो। क्यों? क्या वो ताकतवर है? जी हाँ, वही ताकतवर है। वो खिचड़ी और दलिया जो बोला हुआ बगैर मसाले का हम खाते हैं ना, उससे अच्छा प्रोटीन डाइट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या हो गई ना, हम प्रोटीन पाउडर की तरफ जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमें बाहर से नहीं अच्छा खाना मिल रहा है। तो प्रोटीन पाउडर कोई बुरा नहीं है, बशर्ते कि वो असली होना चाहिए। हिंदुस्तान में नकली चीज़ें बड़ी जल्दी आ जाती है और उनकी वजह से ये नेगेटिविटी फैलती है। तो अगर आप सही चीज़ ले रहे हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रोटीन हो, तो काम दोनों ही करेंगे। तो क्या ऐसा सच है कि जैसे मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया है, मेरी लाइफ में से कुछ लोग हैं जो जिम जाते थे पहले, वो भर के प्रोटीन खाते थे और लाइक वो एकदम हट्टे-कट्टे हो चुके थे, बट आफ्टर जिम उनका सब छूट गया, प्रोटीन एंड ऑल, एंड उनकी बॉडी बिल्कुल ही लटक गई अब। और जो प्रोटीन पाउडर नहीं खाता था, लाइक जो एग्स एंड ऑल नेचुरल डाइट पे रहता था, उसकी बॉडी भी वैसी है, जिम छोड़ने के बाद भी। तो ऐसे डिफरेंस क्यों? ऐसा डिफरेंस आता है ग्रोथ से। आप कहाँ ग्रोथ लेके गए अपने शरीर की। देखिए, कोई भी चीज़ वो सदा एक जैसी नहीं रहती है। आपने अगर थोड़ा-सा देखा हो तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में, हुँ। वो कैसा था, वो आज कैसा है। लेकिन कभी क्या किसी ने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है? उसने आज तक जिम नहीं छोड़ा, वो आज भी जिम करता है। 82 आई थिंक वो 82 80 प्लस है, आज भी जिम जाते हैं। उनकी बॉडी का जो साइज़ था वो घटा ज़रूर है, लेकिन फिटनेस नहीं गई। जी, समस्या क्या आती है, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे आपके नोन थे, जो प्रोटीन पाउडर खाते थे, तगड़े हो गए, लेकिन आज पतले हो गए। आज उनकी फिटनेस खराब हो गई। जी। देखिए, हमारा शरीर भी उसी तरह काम करता है, जो चीज़ हम उसको लिए देते हैं, जो प्रोवाइड कराते हैं। उन्होंने उस टाइम प्रोवाइड कराई ग्रोथ के लिए, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए क्या उन्होंने प्रोवाइड कराया? अगर वो अपनी फिटनेस को रखना चाहते, वो डेली जिमिंग करते या एक्सरसाइज करते, जो भी करते, चाहे योगा करते, वो फिट रहते, मोटे नहीं होते। अभी हमारे शरीर को आदत हो गई। अभी देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनको आप पूरा भी खिला दो तब भी मोटे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं थोड़ा खिलाओ गेन हो जाता हाँ। है। वो मेटाबॉलिज्म का खेल है। जी। उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, कुछ भी खाया हजम कर दिया, दौड़ते रहते हैं। एक छोटा बच्चा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव पतला ही रहता है हमेशा, और एक बच्चा जो आलसी हो वो मोटा हो जाता है। तो शरीर हमारा जैसा पचाना सीख गया आपसे, हमें उसके हैबिचुअल भी तो लाना है। मैं भी किसी टाइम में 100 प्लस हो गया था, लेकिन हमने उसको लाया। तो ये चीज़ें उनको समझनी होगी, जो भी इस तरह के लोग हैं, जो ऐसा करते हैं कि मुझे फ़िटनेस पे उतनी ही देर काम करना है, जितनी देर मैं पहले करता था। तो वो ऐसे ही रहेगा जैसे मैं। सर आपके नज़रिए से एक सक्सेसफुल एथलीट बनने की सबसे मेजर क्वालिटी क्या है? देखिए, क्वालिटी तो सिर्फ़ एक ही है, आपका नज़रिया। जो भी खिलाड़ी है, उसका नज़रिया क्या कहता है, वो कितना पॉज़िटिव है चीज़ों को लेकर, वो क्या समझना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। अभी समस्या क्या आ गई है ना, बच्चे ना सीखने से ज़्यादा सवाल करना पसंद करते हैं। और वो सवाल में क्या होता है कि उनको खुद को ये नॉलेज नहीं है, जो बता रहा है उसकी वो बात सुनना नहीं चाहते। अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक मिट्टी का भरा हुआ गिलास हो, उसमें क्या भर सकते हैं? कुछ भर ही नहीं सकते। जिसने बाहर से सीख लिया, जो सीखना ही नहीं चाहता, उसको आप सिखा नहीं सकते। लेकिन जिसको सीखना है, जिस एथलीट्स को अपना करियर आगे ले जाना है, तो मुझे लगता है कि वो अपने कोच से, जो उसको बता रहा है, उसको सुने और समझे। हाँ, एक चीज़ एक और भी है, आज के टाइम में हमें कोच भी चूज़ करना आना चाहिए, जी। पता होना चाहिए। अभी एक बंदा जो स्टेट लेवल भी नहीं खेला कभी, अगर वो हमें कोचिंग देगा तो उसी लेवल तक हमें पहुँचाएगा ना। हुँ। लेकिन एक बंदा जो नेशनल या इंटरनेशनल गया है, तो हमें किस लेवल तक पहुँचा सकता है? मुझे कहाँ खेलना है, क्या गाइड करना है? तो इतनी नॉलेज आज के टाइम में, इतनी सारी इंटरनेट पे फैसिलिटी हैं, आप जा सकते हो, जान सकते हो। और अगर किसी खिलाड़ी की मैं मदद कर पाऊँ आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं आपके लिंक में आप प्लीज़ मेरा नंबर शेयर कीजिए। मैं उन खिलाड़ियों को जिनके इस तरह के सवाल हैं, कि मैं पूरी मदद करूँगा हमेशा। ठीक है। सर एक फ़न क्वेश्चन है मेरे पास। बचपन में आपको चॉकलेट पसंद थी कि डंबल?
देखिए बचपन में तो सबको चॉकलेट ही पसंद होती है, डंबल का तो पता भी नहीं था हमें, तो मुझे चॉकलेट ही पसंद थी। तभी तो जवान है आप। जिस तरह आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा, उसी तरह आप हमारे चैनल पर जाके और भी एपिसोड देख सकते हैं जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।